हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे थे रिफॉर्म्स के बारे में। 1950 से लेके 1990 के बीच हमारे यहाँ जो भी रिफॉर्म हुए, जो भी चेंजेस हुए, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या था, जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनका जो भी सेटअप था, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो सब किसके हाथ में था? हमारे पब्लिक सेक्टर के हाथ में या पब्लिक एंटरप्राइजेस के हाथ में। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलना क्यों जरूरी था वो भी देख लेते हैं। पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अगर हम प्रेजेंटली बात करें, सो प्रेजेंटली अ यूनिट हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़ विद अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ इज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आज के टाइम पर अगर किसी भी यूनिट का एक फिक्स इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है या फिर उसका ऑल ओवर जो ईयर का टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है, लेस देन है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। बट इन 1951, जब हम 1951 की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ रिफॉर्म होना स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ऐसी कोई भी यूनिट जहां पर 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट लगी हो, उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। भाई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही रहा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल ही रही थी, तो फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज की आखिर जरूरत क्यों थी? छोटे स्तर पे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज क्यों खोली जा रही थी, इनका क्या इंपॉर्टेंस था? तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, इट इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ क्या थी? हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत थी अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब हम काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज करते हैं, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मशीनरीज लाते हैं और सारा काम मोस्टली मशीनरी से ही होता है क्योंकि वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है ना। अब यहाँ पर क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक से चल रही थी। मतलब यहाँ पर हम छोटी छोटी इंडस्ट्री खोल रहे थे तो यहाँ पर लोगों का इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर सके। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, उन्होंने लोगों को, आसपास के लोगों को काम देना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, जिससे जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली था, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। और दूसरा, कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इसने क्या किया, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी तो भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप होंगी, क्या किसी रेजिडेंशियल एरिया में होंगी, बैकवर्ड एरिया में होंगी? ऑब्वियसली वहां पर नहीं होंगी, तो फिर कहाँ होंगी? ये खुले एरिया में होती थी या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा बाहर, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, सेटअप करने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, ये चीजें क्या होती थी, एक रीजनल में या फिर एक ऐसे जो रेजिडेंशियल एरिया है उनसे थोड़ा सा बाहर होती थी, थोड़ा मतलब शहरों की तरफ होती थी, जिससे क्या होता था, बाहर के एरिया का तो डेवलपमेंट होता था बट जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, अंदर के एरिया हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, हिली एरियाज हैं, अब बैकवर्ड रूरल एरियाज हैं, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होता था। तो वहाँ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वहाँ का ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी ये बहुत ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिन्हें इजीली कहीं भी डेवलप किया जा सकता था। तो इससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से जो हमारे रीजन के जो बाहर की जगह थी वो डेवलप हुई और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनसे रीजन के अंदर की डेवलपमेंट हुई। इससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह उसकी बाहर की डेवलपमेंट भी हो रही थी बाहर की तरफ से, और पर्टिकुलर उसके अंदर की तरफ से भी डेवलपमेंट हो रहा था। इसमें एक और इसका रीजन था, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अब भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगी, वो तो भाई एक पर्टिकुलर एरिया के बाहर सेटअप है, तो रॉ मटेरियल ढूंढने में भी उनको प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या करते थे, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कह देते थे कि आप हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाइए। इससे क्या होता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काम भी मिलता था, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आसपास का एरिया भी डेवलप होता था और बाहर की जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसकी वजह से बाहर का एरिया भी हमारा
डेवलप होता था। तो इससे क्या होता था, एक बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती थी, मतलब पर्टिकुलर एक रीजन की बैलेंस ग्रोथ होती थी। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से ही, मतलब शहर की तरफ से ही वो एरिया ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं था। जो रेजिडेंशियल एरिया था, जो बैकवर्ड और रूरल एरिया था, वो भी क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। एक पर्टिकुलर रीजन पूरे बैलेंस तरीके से ग्रो कर रहा था। उसके बाद है इट नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। अब इसमें क्या था, जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो वही सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास थी, और ऑलमोस्ट जो उनमें पैसा लगा भी रहे थे, शेयर लगा भी रहे थे, कुछ इंडस्ट्रीज पब्लिक और प्राइवेट दोनों के शेयर में थी, तो जो लोग पैसा लगा भी रहे थे तो भाई उनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था लगाने के लिए, तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगा रहे थे। अब जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करे, उनको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या था, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट लगती थी। इट नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगाकर भी अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हो, जिससे क्या था, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लगा रहा है वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगा रहा है वो भी प्रॉफिट अर्न करना है। इससे क्या हो रहा था, इट्स देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। इसने क्या किया, इसने सबको फिर इक्विटी में ला दिया, मतलब सबको बराबर कर दिया, क्योंकि लार्ज स्केल वाले थे वो भी पैसा, वो भी प्रॉफिट कमा रहे थे। अब भाई जिनके पास कम पैसा था वो भी प्रॉफिट कमा रहे थे, कहाँ पर पैसा लगाकर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगाकर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड रिफॉर्म की। ये तो था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ट्रेड रिफॉर्म की बात करते हैं कि भाई हमारे ट्रेड से, व्यापार से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म हुए, क्या क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले India adopted the strategy of import substitution during the period of 1950 and 1990. It is also called inward looking strategy. इसको inward looking strategy भी कहते हैं। अब भाई inward looking तो ठीक है, बट ये इंडिया ने अडॉप्ट की कौन सी स्ट्रेटेजी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। 1950 से 1990 के बीच में एक स्ट्रेटेजी यूज करी गई, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है हम बाहर की जो विदेशी चीजें हैं उनको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दें। मतलब अगर बाहर से सपोज आप कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो ठीक है, आप अभी बाहर से उसे मंगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन सबके लिए टैरिफ, कोटा, ये सब डिसाइड कर दिया। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई आप बाहर से मत मंगाओ, क्योंकि अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है दूसरे देशों पर, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आप बाहर से वो चीज़ नहीं मंगाओगे, आप वही चीज़ अपने यहाँ बनाना स्टार्ट करो। दैट इज नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ओके, चलिए इसके बाद इसको इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो इसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, टैरिफ और कोटा दो चीजें यहाँ पर लाई गई थी। टैरिफ में क्या था, टैरिफ में हैवी ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करो, बट फिर भी अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं कि भाई नेसेसिटी है, ज़रूरी है, या फिर मंगाना ही है आपको, तो ठीक है। बट अगर आप बाहर से कोई सामान मंगाएंगे तो उस पर ड्यूटी बहुत चार्ज करी जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इस तरीके की इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग बाहर से इम्पोर्ट करते भी थे उन्होंने इम्पोर्ट करना कम कर दिया, क्योंकि अगर वो इम्पोर्ट करेंगे तो भाई एक तो बाहर से करी हुई चीज़ इम्पोर्टेड वैसे ही महंगी, उस पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वो और आपको महंगी पड़ेगी। ओके, उसके बाद है अब आपका कोटा। गवर्नमेंट ने कोटा भी लगा दिया। अब कोटा क्या होता है, गवर्नमेंट सेट अ लिमिट ऑफ क्वांटिटी इम्पोर्टेड। गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आप बाहर से कोई सामान इम्पोर्ट करवा भी रहे हैं तो एक लिमिट सेट कर दी गई कि भाई इस लिमिट से ऊपर आप बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट अपने यहाँ नहीं करेंगे। ओके, तो ये सब चीजें डिसाइड की गई। उसके बाद था एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन यहाँ पर दिया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब था इट इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी थी, उन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी ज्यादा आए, सो बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ की चीजों का एक्सपोर्ट करना, उसको प्रमोट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। मतलब हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा विदेशों में जाएं ताकि वहां का विदेशी पैसा हमारे यहाँ आए। ठीक है, मतलब इंपोर्ट कर दिया कम और एक्सपोर्ट कर दिया ज्यादा। इंपोर्ट क्यों कम कर दिया, बिकॉज ऑफ द सेल्फ रिलायंस। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा देश खुद में डिपेंडेंट रहे, वो किसी और पर डिपेंड ना हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग 1950 एंड 1990। अब ऑल ओवर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल हमने जो भी पढ़ा, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आफ्टर दैट ट्रेड यूनिफॉर्म। तो इन सब के बाद ये जो भी रिफॉर्म हुए हमारी गवर्नमेंट ने इन 40 ईयर्स में, जो भी ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई, उसके क्या क्या फीचर्स रहे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला
पब्लिक एंटरप्राइज प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो उसमें मेन रोल किसने प्ले किया, उसमें मेन रोल प्ले किया गया पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा, क्योंकि वहां पर मेन होल्ड किसका था, गवर्नमेंट का। उसके बाद प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल अंडर परमिट लाइसेंस राज। प्राइवेट एंटरप्राइजेस सिर्फ एक सेकेंडरी रोल ही रहा, मतलब प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ही थी, जो हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उन्हीं की थी। हमारे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं वो सिर्फ सेकेंडरी रोल में रहे, किसके अंदर, परमिट लाइसेंस राज के अंदर, क्योंकि अगर उनको कुछ करना भी होता था तो उन्हें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता था। उसके बाद है आपका प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू अचीव द सेल्फ रिलायंस। अभी हमने बात करी इसकी, क्या है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी। हम इंडस्ट्रीज तो डेवलप कर रहे थे या बाहर भी हम व्यापार कर रहे थे, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा फोकस किस पे था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। हम वो इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप कर रहे थे जिनका हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ रहा था। सपोज जो भी है XYZ, सपोज कॉफी है, तो अगर हम कॉफी बाहर से मंगा रहे हैं तो अपने यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अब कॉफी की इंडस्ट्रीज या फिर और किसी चीज की, जैसे कि आयरन है, स्टील है, जो चीज हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी, उन चीजों की इंडस्ट्रीज का ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। किसके लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, टू अचीव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस होने के लिए हम ये सब कर रहे थे, ताकि हमें दूसरे देशों की तरफ ना देखना पड़े। उसके बाद है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन लाइक टैरिफ एंड कोटा। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपटीशन मतलब फॉरेनर्स अब दोबारा हमारे यहाँ इतना हावी ना हो जाए, तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल किया। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द कंट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए डेवलप किया गया ताकि हम अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को क्या कर सके, खड़ा कर सके। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ कोई कैपिटल इंडस्ट्री थी ही नहीं, मतलब कैपिटल गुड्स नहीं थे। ऐसी हमारे यहाँ कोई मशीनरी या ऐसे कोई कैपिटल गुड्स नहीं थे जिनके द्वारा हम फिनिश गुड्स को तैयार कर सके। तो भाई ये तो बहुत छोटी सी बात है, जबकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर था। तो यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का एक मेन मोटिव ये भी था। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, पैसा आएगा, और पैसा आएगा उससे हम अपने कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस है जिस पर एक डेवलप कंट्री खड़ी होती है, उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू बी डेवलप्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको भी डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया गया, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। इसलिए डेवलप किया गया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और सबके बीच में इक्वालिटी बन सके। क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत दूर नहीं हो रही थी, क्योंकि हम CIT का यूज कर रहे थे, और लोगों के बीच में इक्वालिटी भी नहीं थी, इक्विटी भी नहीं थी, क्योंकि वहां पर लार्ज इन्वेस्टर्स तो थे पर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का क्या, तो उनके लिए क्या किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और लोगों के बीच में इक्विटी आ सके। जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उनके और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके, दोनों ही प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।